हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वैसे तो स्टाफिंग के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। बट मेरा ये जो प्रेजेंट वीडियो है ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड होगा। ट्रेनिंग के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। सो क्या है ये रिक्रूटमेंट, क्या है सिलेक्शन, आइए दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को इनवाइट करती है। याद रहे, रिक्रूटमेंट का मतलब यह नहीं है कि कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर लिया गया है। रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, कैंडिडेट्स को जॉब के लिए इनवाइट किया जाता है। यह रिक्रूटमेंट दो तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मीनिंग, सोर्सेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिटेल में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंटरनल रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट एक ऐसे सोर्स को बोला जाता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन वेकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए अपनी खुद की मैन पावर को यूज करती है। बाहर से न्यू कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाता, अपने ही कैंडिडेट्स को बोला जाता है इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। ये किस किस तरीके से पॉसिबल होता है, इसके जनरली तीन सोर्सेस होते हैं: प्रमोशन, ट्रांसफर्स, कॉलिंग बैक ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉइज। प्रमोशन का मतलब लो डेजिग्नेशन से हाई डेजिग्नेशन के ऊपर पर्सन को भेज देना। यहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एनहांसमेंट होता है, साथ ही साथ मॉनेटरी गेन्स भी होते हैं दोस्तों। देन ट्रांसफर्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पर्सन को मूव किया जाता है। डेजिग्नेशन के अंदर चेंज नहीं होता, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर माइनर सा चेंज होता है, मॉनेटरी गेन्स जनरली यहां पे नहीं रहते हैं। देन कॉलिंग बैक ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को वापस जॉब में अपॉइंट कर लेती है। सो ये तीन सोर्सेज हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या है एडवांटेजेस, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इकोनॉमिकल इन नेचर। इंटरनल रिक्रूटमेंट इकोनॉमिकल होती है, ऑर्गेनाइजेशन को इस सोर्स के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करना पड़ेगा, कंसल्टेंट्स की फीस ज्यादा नहीं पे करनी पड़ती, रादर पे ही नहीं करनी पड़ती। रीजन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही इंप्लॉइज को यूज करना होता है। देन टाइम सेव करता है ये सोर्स। टाइम क्यों सेव करता है? जब बाहर से कैंडिडेट्स को रखना होता है तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा लेंदी हो जाता है, जब इंटरनल सोर्स फॉलो किया जाता है तो इतना लेंदी नहीं होता। इसकी कई वजह हो सकती हैं। नंबर 1, जब बाहर से कैंडिडेट रखा है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, इंटरनल का पहले से ही हो चुका है। बाहर से जब कैंडिडेट रखा जाएगा तो उसका रेफरेंस चेक करना होगा, जो कैंडिडेट हमारा ही है उसका रेफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं होती। प्लस बाहर से जो कैंडिडेट रखा जाएगा उसका ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा होता है, उसे ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो टाइम ज्यादा लगता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर वर्कर्स को पहले से ही काफी कुछ जानकारी रहती है, तो उनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। देन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, स्पेसिफिकली जब प्रमोशन की जाती है, जो वर्कर्स हैं लो डेजिग्नेशन से हाई डेजिग्नेशन के ऊपर मूव करते हैं, तो ये बाकी के एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम्पल होता है। बाकी के एम्प्लॉइज इससे इंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी प्रमोट हो और इसलिए वो अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। देन रिलायबल मेथड, रिलायबल मेथड, इंटरनल सोर्स को रिलायबल मेथड बोला जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन को इनके बारे में पहले से ही पता होता है
कि कौन से वर्कर का कैलिबर कितना है, जबकि एक्सटर्नल के अंदर बाहर से जो वर्कर्स रखे जाएंगे वो इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती। देन रिक्वायर्स लेस ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने टाइम सेव के अंदर भी बताया था कि ये इसके अंदर टाइम कम लगता है। सिर्फ टाइम ही कम नहीं लगता, यहां पे ट्रेनिंग भी कम देने की जरूरत होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के वर्कर्स को पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन की काफी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। देन दोस्तों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लेबर थ्रू ट्रांसफर। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सरप्लस लेबर होती है, ट्रांसफर्स के जरिए इस सरप्लस लेबर का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, हमें सरप्लस वर्कर्स को निकालने की जरूरत नहीं रहती। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, कुछ मेरिट्स इंटरनल रिक्रूटमेंट के। बट इंटरनल रिक्रूटमेंट के अपने कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे कि नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती है। जो ऑर्गेनाइजेशन अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, उसके पास तो मैन पावर ही नहीं है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देन लिमिटेड चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को अपनी ही मैन पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में वाइड चॉइस रहती है। देन दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट ही करेगी, तो बाहर का जो फ्रेश टैलेंट है उसको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है बाहर के कैंडिडेट ज्यादा कैलिबर वाले हो, उनकी नॉलेज कैपेबिलिटी ज्यादा हो इंटरनल एम्प्लॉइज के कंपैरेटिवली, बट अगर इस सोर्स को ध्यान में रखें तो हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में से ही वर्कर्स को पिक करना है, ऐसे में फ्रेश टैलेंट को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा। देन दोस्तों, बायसनेस, पार्शियलिटी, इंटरनल हालांकि होती तो एक्सटर्नल में भी है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर बायसनेस, पार्शियलिटी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी प्रमोशन की जाती है, अपने ही फेवरेट जो इंप्लॉइज होते हैं उनको सबसे पहले उठाया जाता है, और जहां पे ट्रांसफर करने की बात हो, जिन लोगों के साथ मैनेजमेंट के ग्रजेस होते हैं उनको जनरली फटाफट से ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करी। आइए चलते हैं अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है? ये एक ऐसा सोर्स है जहां पे वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से इनवाइट किया जाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किन किन सोर्सेज से होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है कैजुअल कॉलर्स, जिसे हम अनसॉलिसिट एप्लीकेंट्स भी बोलते हैं। ये क्या है कैजुअल कॉलर्स? ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी थी किसी भी पोजीशन को किसी भी वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए, बट फिर भी कुछ डायरेक्ट वॉक इन्स हुए, कुछ कैंडिडेट्स आकर अपना रेज्यूमे ऑर्गेनाइजेशन को देकर चले गए। इन सभी रेज्यूमेस को साइड पे रखा जाता है, ये डेटा बैंक रहता है। कल को जब भी वैकेंसी आती है, इन रेज्यूमेस को यूज किया जाता है। प्लस प्रीवियस कोई रिक्रूटमेंट हुई थी, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए थे, वो बायोडेटा, वो रेज्यूमे भी साइड पे रखे जाते हैं। फ्यूचर रिक्वायरमेंट में इन्हीं बायोडेटा को यूज किया जाता है। देन मीडिया एड्स, न्यूज़पेपर में एड दे दी जाए। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, जो भी प्रोफेशनल कॉलेजेस है, लॉ कॉलेज है, एमबीए, बीटेक, एमटेक, ऐसे प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जाना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाता है, और जब स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, अपने लास्ट मॉड्यूल में होते हैं, तभी उन्हें रिक्रूट कर लिया जाता है। देन एम्प्लॉय रेफरल, ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के एम्प्लॉइज हैं, ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को रेफर करते हैं, बदले में इनको कुछ पे आउट कर दिया जाता है। देन वेब पब्लिशिंग, ऑनलाइन एड्स करना, जैसे कि naukri.com, monster.com, timesofIndia.com, ऐसी कई वेब पोर्टल्स हैं जहां पे एड्स की जा सकती हैं, कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा सकता है।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, मार्केट में बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो दिहाड़ी वाले डेली वेज अर्नर्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनको भी कांटेक्ट कर सकती है, ये उसी केस के लिए जब हमें वर्कर्स टेम्परेरी बेस पे चाहिए हो। देन दोस्तों हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक मीडिएटर का काम करते हैं। इनके पास सभी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट का डेटा होता है। जो भी कैंडिडेट किसी भी तरीके की जॉब करना चाहता है, ये इन कैंडिडेट्स का भी डेटा मेंटेन करते हैं और फिर इस तरीके से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी तरीके का कैंडिडेट चाहिए हो, ये उन कैंडिडेट्स और ऑर्गेनाइजेशन की मैच मेकिंग का काम करते हैं। देन दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। याद रहे जो हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट के डीमेरिट्स पढ़े थे, वो एक्सटर्नल के काफी हद तक मेरिट्स बन जाते हैं। ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। ये दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू एज वेल एज ओल्ड। चाहे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नहीं, दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड को फॉलो कर सकती हैं। जबकि इंटरनल रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करती हैं। देन वाइड चॉइस, बाहर से अगर कैंडिडेट्स को रखना है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज्यादा चॉइस होती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जिस तरीके का टैलेंट लेकर आना चाहे लेकर आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन फ्रेश टैलेंट को भी चांस मिलेगा। अगर हम इंटरनल ही बंदे रखेंगे, इंटरनली रिक्रूट करेंगे, तो कोई फ्रेश टैलेंट अगर बाहर है उसको चांस ही नहीं मिलता। बट बाय वे ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश टैलेंट गेट्स चांस। देन दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होती है इंटरनल इंप्लॉइज एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के बीच में। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देयर वर्थ कि वो इंटरनल इंप्लॉइज से ज्यादा कैलिबर वाले हैं, इसीलिए उनको चांस देना चाहिए। इंटरनल इंप्लॉइज दे ट्राई टू प्रूव देयर बेस्ट, दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट बिकॉज ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम ही बेहतर है, ऑर्गेनाइजेशन को बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ग्रुप्स की इस अप्रोच की वजह से कंपटीशन की स्पिरिट पैदा हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। देन लेस बायसनेस। बायसनेस तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में भी है, इंटरनल में भी है, बट एक्सटर्नल में बायसनेस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इंटरनल में तो बहुत ही ज्यादा बायसनेस रहती है। देन दोस्तों एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये एक्सपेंसिव है, ट्रेनिंग पे ज्यादा खर्च करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ता है, कंसल्टेंट को कमीशन ज्यादा पे करना पड़ता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पे स्टेजेस और इंप्लॉइज को डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजारा जाता है। जैसे कि यहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा, जबकि इंटरनल के केस में नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल में पहले ही हो चुका है। इधर रेफरेंस चेक किया जाता है, इंटरनल में रेफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देन ये इंटरनल वर्कर्स के लिए डीमोटिवेशन का काम करता है। इंटरनल वर्कर्स ने अपनी पूरी जिंदगी दी है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बहुत देर से काम कर रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन बाहर से हाई डेजिग्नेशन पे कोई पर्सन को अगर अपॉइंट कर लेती है तो इंटरनल एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो जाते हैं। देन यहां पर अगर बाहर से कैंडिडेट रखे जाएंगे तो उनको ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देन दोस्तों नॉट रिलायबल मेथड। इंटरनल रिक्रूटमेंट तो रिलायबल है, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ही कैंडिडेट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन को पता है किसकी स्किल क्या है, किसकी स्किल क्या नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर वर्कर्स नहीं है, पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा पर्सन मेहनती है, कौन सा पर्सन मेहनती नहीं है। सो इस वजह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट रिलायबल नहीं होता, इंटरनल रिक्रूटमेंट रिलायबल रहता है। देन दोस्तों ये हमने सारा का सारा जो टॉपिक डिस्कस किया,
ये हमारा रिक्रूटमेंट के ऊपर बेस था, जिसमें हमने मीनिंग, रिक्रूटमेंट के इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप्स, इंटरनल का मीनिंग सोर्सेज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक इसी तरह एक्सटर्नल का मीनिंग सोर्सेज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करें। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे सिलेक्शन की तरफ। सिलेक्शन क्या है? बेसिकली सिलेक्शन एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल पिक्स अप द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द गिवन पोजीशन। रिक्रूटमेंट में तो कैंडिडेट्स को सिर्फ इनवाइट किया गया था, बट सिलेक्शन के अंदर उन्हीं कैंडिडेट में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट हैं उनको हायर कर लिया जाता है। रिक्रूटमेंट को याद रहे, रिक्रूटमेंट हमेशा पॉजिटिव इन नेचर हो रहती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। सिलेक्शन नेगेटिव इन नेचर रहती है, क्योंकि यहां पे काफी सारी ऑप्शंस में से काफी सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। जब सिलेक्शन की जाती है, जब कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, इसको जरा हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा अपने नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। सबसे पहले है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसे हम शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस बोलते हैं। क्या होता है इस स्टेज के अंदर? से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने जब रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा था कि इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए हमें मेल कैंडिडेट चाहिए विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स। ऐसे में जिन भी फीमेल ने अप्लाई कर दिया होगा उनको जरा साइड पे कर दिया जाएगा, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। जिनका भी एक्सपीरियंस 5 ईयर से कम होगा उन कैंडिडेट्स को भी साइड पे कर दिया जाएगा, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। उन्हीं कैंडिडेट्स के जो बायोडेटा या फिर रिज्यूमे को ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा मैनेजमेंट के पास, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। सो जो कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो फर्दर राउंड की तरफ मूव करते हैं। बाकी सारे कैंडिडेट्स का जो रेज्यूमे रहता है ऑर्गेनाइजेशन साइड पे रख देती है। ये अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स बन जाएंगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। देन दोस्तों हमारे पास है सिलेक्शन टेस्ट, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब भी सिलेक्शन करती हैं अपने इन कैंडिडेट्स के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ये ऑनलाइन हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके के टेस्ट कंडक्ट करती हैं। जनरली ये 5 तरीके के टेस्ट हैं: ट्रेड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। जरा इन टेस्ट को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन इन टेस्ट के ऊपर भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड टेस्ट। इस ट्रेड टेस्ट के अंदर इंप्लॉय, जो भी कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, इसकी नॉलेज चेक की जाती है। जिस भी जॉब के लिए इसने अप्लाई किया है या जो भी जॉब ये करके आया है उस जॉब से रिलेटेड इसकी नॉलेज क्या है, ये चेक किया जाता है ट्रेड टेस्ट के अंदर। देन दोस्तों इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर चेक किया जाएगा कि जिस भी पोजीशन के लिए, जिस भी जॉब के लिए इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्या उस कैंडिडेट का इस जॉब के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं। ये एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। और जनरली जो क्रिएटिविटी, फैशन डिजाइनिंग, इन चीजों से रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसके अंदर ये बहुत ही जो है कॉमन टेस्ट रहता है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है इसकी कन्विंसिंग पावर कैसी है, क्या ये कन्विंस कर देता है या हो जाता है। मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है कि कन्विंस कर सके। देन सेल्स पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कन्विंस कर सके कस्टमर्स को। और ये
पर्सनैलिटी टेस्ट जनरली पब्लिक डीलिंग में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि उनको लोगों को, कस्टमर्स को कन्विंस करना होता है। देन इंटेलिजेंस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर चेक किया जाएगा आईक्यू लेवल और एबिलिटी टू टेक डिसीजन अंडर टफ कंडीशन। ये भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए बहुत जरूरी होता है। देन हमारे पास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये चेक किया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है, क्या इसकी एबिलिटी है अपनी नॉलेज को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने की। ये डायनामिक इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री डायनामिक है उसके अंदर चेंजेस हर रोज आते हैं। अगर चेंजेस हर रोज आ रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को अपनी नॉलेज भी हर रोज अपडेट करनी पड़ेगी। इसी पर्पस के लिए ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट इन कोई भी टेस्ट जो हुए हैं, इनमें से जो भी टेस्ट कंडक्ट किए गए वो टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं, वो आगे मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के ऊपर। यह सबसे क्रिटिकल राउंड होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कैंडिडेट के माइंड में इसी राउंड की होती है और सबसे ज्यादा रिजेक्शन भी यहीं पे होती है। यहां पे जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला पर्सन है ये सामने फेस टू फेस आता है जनरली। वैसे तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो जाता है, बट जनरली फेस टू फेस ही रहता है। और ये इंटरव्यू जो कंडक्ट करता है ये कैंडिडेट से हर तरीके के क्वेश्चन पूछता है। जो पर्सन इस राउंड को भी क्लियर कर जाता है वो नेक्स्ट राउंड की तरफ मूव करता है। ये है रेफरेंस चेक। इस टेस्ट के अंदर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया जाएगा जहां पे ये कैंडिडेट काम करके आया है, और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इसके इमीडिएट सुपरवाइजर से बात की जाएगी और इस कैंडिडेट का फीडबैक लिया जाएगा, इसकी डेजिग्नेशन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड देन इसके सैलरी पैकेज के बारे में पता किया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक कहीं काम नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन इनका रेफरेंस चेक नहीं कर सकती, तो इनके केसेस के अंदर इनके सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को ही ऑथेंटिकेट किया जाता है। देन इसके बाद रेफरेंस चेक के बाद आता है सिलेक्शन का डिसीजन। फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि जिन भी कैंडिडेट्स की इंटरव्यू की गई है, जिनका टेस्ट कंडक्ट किया गया है, जिन लोगों का रेफरेंस चेक लिया गया है, इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट कौन है, इसी का डिसीजन लिया जाता है कि फाइनली अब किसको हायर किया जाए। जब सिलेक्शन डिसीजन जनरली ले ली जाती है तो मान लीजिए एक पोजीशन के लिए ही वैकेंसी थी और काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था और हमें काफी सारे पसंद भी आए, 3-4 पसंद भी आए, तो एक को तो हम तकरीबन फाइनल रखते ही हैं, 2-3 का हम अपना बैकअप प्लान भी रख लेते हैं कि अगर पर्सन ए ने ज्वाइन नहीं किया, पर्सन ए को जॉब ऑफर पसंद नहीं आया, तो हम बी या सी में से किसी को सिलेक्ट कर लें। देन दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या रहता है कि जो भी कैंडिडेट्स को फाइनली हम सिलेक्ट करते हैं, इन कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बोलेगी वहीं जाकर हमें करवाना होता है। इसका पर्पस यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसी डिजीज से सफर ना कर रहा हो जिसका खतरा बाकी के एम्प्लॉइज को हो। देन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आता है जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैंडिडेट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, रख लिया गया है, अब ऑर्गेनाइजेशन इसे अपॉइंटमेंट लेटर देती है। इस एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं। इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कौन सा डेजिग्नेशन दिया गया है, सैलरी पैकेज क्या ऑफर किया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ये शुरू के 6 मंथ्स जो है टेम्परेरी एम्प्लॉय के बेस पे काम करेगा, इसके टेन्योर के दौरान ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो इसका ट्रांसफर कहीं पे भी कर सकती है। कैंडिडेट अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है तो वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। बट अगर इस कैंडिडेट को ये टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं लगती तो अब इस स्टेज के अंदर कैंडिडेट इस जॉब को रिजेक्ट कर सकता है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है।
सो दोस्तों, ये हमारा था टॉपिक सिलेक्शन और सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट मैंने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, शेयर करे हैं, आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।